हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। जनरल क्लाइमेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन और एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक क्लाइमा से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्लोप या जोन। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस। क्लाइमेटिक चेंजेस आर वेरी लॉन्ग इंडेवर, यानी बहुत लंबे टाइम के बाद जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उनको क्लाइमेटिक चेंजेस बोलते हैं। क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं मेनली वो रहते हैं प्रिसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी एंड वेजिटेशन। वेजिटेशन को बोलते हैं कि वेजिटेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। सो किसी जगह की वेजिटेशन होती है वो उस एरिया के क्लाइमेट को डिपिक्ट करती है। वेदर क्या होता है? वेदर इट इज़ ए डायनामिक कॉन्सेप्ट, हाईली वेरिएबल इन बोथ स्पेस एंड टाइम। सो जो डेली चेंजेस देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में उसको वेदर बोलते हैं। वेदर कंडीशंस ये हाईली वेरिएबल होता है एंड डायनामिक रहता है, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। बहुत लंबे समय के बाद इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। एवरेज इसमें 32 ईयर्स का डेटा लिया जाता है, उसके बेस पे हम किसी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन रहेगी गैसियस इन्वेलप विच सराउंड्स आवर ग्लोब एंड हेल्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी। सो जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एक गैसियस इन्वेलप बना हुआ है जो ग्रेविटी के द्वारा अर्थ से अटैच्ड है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसमें रहता है कि ओरिजिन ऑफ गैसेस, एटमॉस्फेयर में गैसेस कहाँ से आई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एटमॉस्फेयर वाज क्रिएटेड बिटवीन 3.5 to 3 बिलियन ईयर्स एगो। 3.5 से 3 बिलियन ईयर्स एगो इसका ओरिजिन हुआ। प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग स्टार्टेड विथ वोल्केनिक इरप्शंस। अर्थ के इनर पार्ट से जब वोल्केनिक इरप्शंस स्टार्ट हुए तो वहाँ से प्रोसेस ऑफ डी गैसिंग, मानी जो अंदर गैसेस कैप्चर्ड थी वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हुई। फर्स्ट एटमॉस्फेयर जो बना था वो हमारा था हाइड्रोजन का। फिर सेकंड एटमॉस्फेयर 2.1 से 2.8 बिलियन ईयर से को बना। इसमें CO2 ऐड होगी हाइड्रोजन के साथ एटमॉस्फेयर में। उसके बाद वाले स्टेजेस में फिलर गैस या नाइट्रोजन गैस, इसका एडिशन हुआ। और जो सबसे लास्ट में आई थी वो थी ऑक्सीजन बाय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे अर्थ की क्रस्ट पे बैक्टीरिया का ओरिजिन हुआ और वहाँ से फिर ऑक्सीजन का एडिशन स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे लास्ट में ऐड हुई एटमॉस्फेयर में। फिर इसमें एक कॉन्सेप्ट है गिया हाइपोथेसिस। गिया हाइपोथेसिस क्या है? नेम्ड आफ्टर एंशिएंट ग्रीक गॉडेस ऑफ द अर्थ, प्रपोज्ड बाय जेम्स लवलॉक। जेम्स लवलॉक ने ये हाइपोथेसिस बताई थी। इसमें क्या था? इट प्रोपोजेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद देयर इनऑर्गेनिक सराउंडिंग्स ऑन अर्थ टू फॉर्म ए सिनर्जेटिक एंड सेल्फ रेगुलेटिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट हेल्प्स टू मेंटेन एंड परपेचुएट द कंडीशंस फॉर लाइफ ऑन द प्लानेट। सो सिंपली आसान भाषा में देखें तो इसका मीनिंग ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने इनऑर्गेनिक सराउंडिंग है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उससे एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम का ओरिजिन होता है। लाइफ ऑन द अर्थ इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। जो हमारी इकोसिस्टम की डेफिनेशन रहती है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन वही एक तरीके से गिया हाइपोथेसिस है कि जो अर्थ पे लाइफ है वो सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम है, अपने आप रेगुलेट हो रही है। ओरिजिन क्रिएशन चलता रहता है और अपने आप ही डिस्ट्रक्शन होता रहता है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो गैसेस का क्या कंपोजिशन है। गैस में जो सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78%। नाइट्रोजन ये एक इनर्ट गैस है, फिलर गैस भी बोलते हैं इसको। सेकेंड हाइएस्ट कंपोजिशन हुआ है ऑक्सीजन का 20.95%। पार्टिसिपेंट इन कम्बसन, जो जलने की प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद थर्ड हाइएस्ट है आर्गन का 0.9%, ये ट्यूबलाइट्स में यूज़ होती है। CO2 फोर्थ हाइएस्ट 0.03%, ये प्रोडक्ट ऑफ कम्बसन, जलने की प्रक्रिया के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आता है। अदर गैसेस में होगी नियोन, क्रिप्टोन, मीथेन एक्सेट्रा। सो नियोन का हाईएस्ट हो गया नाइट्रोजन 78%, फिर ऑक्सीजन 20.95%, थर्ड हाईएस्ट आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, उसके बाद नियोन 0.02%, हीलियम 0.005%। तो हीलियम तक हमें ये सीक्वेंस याद रखनी है इसमें कि किसका कितना परसेंटेज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का 0.036, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, इसीलिए जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उन सब की थ्योरीज भी इसी से रिलेटेड है। फिर सेकंड जो एटमॉस्फेयर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो है वाटर वेपर। वाटर वेपर को वेरिएबल गैस भी कहते हैं क्योंकि इसकी वेरिएशंस रहती है, इसके कंपोजिशन में वेरिएशंस देखने को मिलती है। और ये लेटीट्यूड वाइज भी इसमें बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती है। जैसे इक्वेटर पे जो वाटर वेपर का कंसनट्रेशन है वो 4% है, वहीं मिड लेटीट्यूड्स में 2 to 3%,
पोलर रीजन में 0.4%। सो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर एरियाज़ की तरफ जाएंगे तो वाटर वेपर का जो लेवल है वो रिड्यूस होता जाएगा। फोर्थ है सॉलिड्स। सॉलिड पार्टिकल्स में पोलेन हो गए, कार्बन सूट, डस्ट पार्टिकल्स, एरोसोल्स, ये सब सॉलिड्स के रूप में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये काम करते हैं एज ए हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई और वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई। सो इनके ऊपर जब वाटर इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है तो इनके चारों ओर उनका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है और वहाँ से अपने क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एजेंट रहते हैं वो डस्ट पार्टिकल हो गए, एरोसोल्स हो गए, पोलेन्स हो गए, कार्बन सूट्स हो गए, ये सब होते हैं। फोर्थ हो गया लिक्विड। लिक्विड में आएंगे वाटर पार्टिकल्स, साइज लेस देन 11 माइक्रोन्स, वेयर फ्रोज आइस पेलेट्स। आइस पेलेट्स के रूप में जो लिक्विड पार्टिकल्स पाए जाते हैं जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है उन सब में, तो वो हमारे लिक्विड पार्टिकल्स हो गए। कंपोजिशन के 4 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए एटमॉस्फेयर में। पहला गैस था, सेकंड वाटर वेपर, थर्ड सॉलिड्स एंड फोर्थ लिक्विड्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर तो ये बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, मानी कि किस तरीके का मिक्सचर पाया जाता है एटमॉस्फेयर में, उसके बेस पे एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो होमोस्फियर। होमोस्फियर जहाँ तक गैसेस का मिक्सचर सेम अमाउंट में पाया जाता है, जो हमने ऊपर देखा अभी गैसेस का नाइट्रोजन 78% है, उसी रेशियो में जो पाया जाता है उसको होमोस्फियर बोलते हैं। ये 0 से 88 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके बाद हेट्रोस्फियर है जहाँ पर मिक्सचर में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। होमोस्फियर है, इसको फर्दर डिवाइडेड किया गया अपना ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, इस तरीके से 5 पार्ट्स में। सबसे पहला जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की हाइट क्या रहेगी? 16 किलोमीटर एट इक्वेटर, 6 किलोमीटर एट पोल्स। ट्रोपोस का मीनिंग होता है टर्बुलेंस और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर। सो जो लोअर मोस्ट लेयर है जहाँ पे टर्बुलेंट एयर्स का फ्लो होता है और ओरिजेंटल और वर्टिकल मिक्सिंग देखने को मिलती है, उसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। इसकी जो हाइट है वो इक्वेटर पे 16 किलोमीटर रहेगी और पोल्स पे 6 किलोमीटर रहेगी। इट हैज़ ऑल दी वेदर फिनोमिनाज एंड मेट्रोलॉजिकल वेरिएशंस है। सो जितने भी हम वेदर कंडीशंस या वेदर फिनोमिनाज देखते हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही घटित होती है सारी। इसमें जो टेम्परेचर का डिक्लाइन रेट होती है वो होती है नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट पे होते हैं यानी 6.5 किलोमीटर पर किलोमीटर, 6.5 सेंटीग्रेड पर किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। सो जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर का रिडक्शन देखने को मिलेगा और वो रिडक्शन की रेट क्या रहेगी? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर या 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। और इसी को बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। फिर आता है ट्रोपोपोज। ट्रोपोपोज क्या होता है? जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली बाउंड्री है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं, जहाँ से उसके ऊपर से स्ट्रेटोस्फियर की स्टार्टिंग हो जाएगी। ये इसकी रेंज रहती है 2 किलोमीटर, यानी इसकी मोटाई 2 किलोमीटर के अराउंड रहती है। ये एक ट्रांजिशनल लेयर है जिसमें टेम्परेचर और लैप्स रेट कांस्टेंट हो जाती है, यानी यहाँ पे टेम्परेचर या लैप्स रेट्स में डिक्लाइन देखने को नहीं मिलता। फिर एक इसमें होता है प्लानेटरी बाउंड्री लाइन। प्लानेटरी बाउंड्री लाइन 600 मीटर पे पाई जाती है या कुछ 1 किलोमीटर पे भी कुछ जगह पे होती है। यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल फ्रिक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, यानी जो हवाएं चलती है अर्थ सरफेस के ऊपर उनमें जो फ्रिक्शंस वाली एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है ये 600 मीटर या कुछ जगहों पे 1 किलोमीटर के ऊपर ये नेग्लिजिबल हो जाती है और इसी को बोलते हैं प्लानेटरी बाउंड्री लेयर। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इसकी हाइट है 50 किलोमीटर। ट्रोपोस्फियर था हमारा 16 किलोमीटर इक्वेटर, 6 किलोमीटर पोल्स और फिर यहाँ से ऊपर 50 किलोमीटर तक देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फियर। इसमें टेम्परेचर का राइज देखने को मिलता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होते होते ये 0 तक आ जाता है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, फिर ये वापस -85 तक चला जाता है, तो ये वापस वहाँ से इंक्रीज़ होते होते 0 पे आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर में और 45 डिग्री तक पहुँच जाता है पोल्स में माइनस में। इसकी जो हाइट है 16 से 22 किलोमीटर में, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन का मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो देखने को मिलेगा 16 से 22 किलोमीटर में। इसी एरिया को बोलते हैं ओजोनोस्फेयर या ओजोन लेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चैपमैन लेयर या चैपमैन साइकिल। चैपमैन लेयर या चैपमैन साइकिल क्या है? जैसे O3 है, O3 का अल्ट्रावायलेट रे से डिवीजन होता है, O2 ऑक्सीजन प्लस O, फिर इनका वापस कॉम्बिनेशन होता है O3 के रूप में। तो ये जो प्रोसेस चलती रहती है इसका डिसइंटीग्रेशन O2 प्लस O में, फिर वापस O3 में, तो ये वाली प्रोसेस को बोलते हैं चैपमैन साइकिल या चैपमैन लेयर। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है हमें टेरेस्ट्रियल बाउंड्री लाइन एट 32 किलोमीटर।
प्लानेटरी बाउंड्री लाइन थी हमारी 600 मीटर पे, प्लानेटरी बाउंड्री लाइन। फिर है टेरेस्ट्रियल बाउंड्री लाइन, ये 32 किलोमीटर पे। इसके ऊपर जो भी एरोप्लेन्स वगैरह वो सब इससे ऊपर ही फ्लाई करते हैं। थर्ड जो लेयर है वो है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेचर बिगिन टू फॉल, टेम्परेचर फिर से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और बिकम -120 डिग्री, -120 डिग्री तक पहुंच जाता है, जो स्ट्रेटोस्फीयर में 0 डिग्री तक आ गया था। दिस इज नोन फॉर नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड विच साइंस ड्यूरिंग पोलर नाइट्स। सो जैसे जो नॉर्डिक कंट्रीज़ है वहाँ पे में नाइट में जो फिनोमेनाज देखने को मिलते हैं, उसमें जो क्लाउड फॉर्मेशंस होती है वो मेनली होती है मीजोस्फीयर में, नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स। फोर्थ जो लेयर है वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर अगेन राइज होता है, इसमें टेम्परेचर का डिक्लाइन देखने को मिला था मीजोस्फीयर में। उसके बाद थर्मोस्फीयर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में जो गैसेस है वो आयंस के रूप में पाई जाती है। इसमें पहली लेयर होती है ई लेयर। ई लेयर में क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पाया जाता है। इसको कीनली हेवेसाइड लेयर्स भी बोलते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन या लॉन्ग रेडियो वेव्स के लिए हेल्पफुल होती है। जो लॉन्ग रेडियो वेव्स होती है उनको डायरेक्शन या फिर उनको रिसीव करने में और वापस डायरेक्शन देने में ई लेयर्स का यूज़ होता है। फिर है एफ लेयर। एफ लेयर को एप्लीटन लेयर भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट्स में होती है, नाइट्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसमें आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती है, जैसे शॉर्ट रेडियो वेव्स हो गई। शॉर्ट रेडियो वेव्स की हेल्प से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन किया जाता है। सो ई लेयर नाइट्रोजन लेयर हो गई, एफ लेयर आयोनाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। फिर थर्मोस्फीयर का सेकंड पार्ट है एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर की हाइट रहती है 3200 किलोमीटर तक। इसमें रेरिफाइड गैसेस पाई जाती है। टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज करता है इसमें, और ये टेम्परेचर पहुंच जाता है 5865 डिग्री सेल्सियस तक। इसमें टू लेयर्स देखने को मिलती है, एक होती है हाइड्रोजन लेयर और दूसरी हीलियम लेयर। सो आयनोस्फीयर में डी लेयर और ई लेयर थी, ई लेयर और एफ लेयर थी। एग्जोस्फीयर में हाइड्रोजन लेयर और हीलियम लेयर थी। एक डायग्राम से देखते हैं लेप्स रेट का क्या रहेगा, पहले वो देख लेते हैं। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्लाइन होगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव लेप्स रेट। स्ट्रेटोस्फीयर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा वापस, इसको बोलते हैं नेगेटिव लेप्स रेट। मीजोस्फीयर में टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होगा, डिक्लाइन होगा, पॉजिटिव लेप्स रेट। और उसके बाद थर्मोस्फीयर में टेम्परेचर अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर का जो फिनोमेना वो ऐसा रहेगा कि पहले में तो ट्रोपोस्फीयर में रिड्यूस होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में इंक्रीज होगा, फिर मीजोस्फीयर में वापस रिड्यूस होगा और एक्सोस्फीयर में वापस इंक्रीज होगा। सो यह पॉजिटिव और नेगेटिव इसके रिवर्स में रहता है, ऑपोजिट रहता है। 16 से 18 किलोमीटर तक हमारी होगी ट्रोपोस्फीयर। फिर स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें ओजोन पाई जाती है 15 किलोमीटर तक। फिर मीजोस्फीयर, इसमें मीटियोरेटिक हिट या नोक्टिल्यूसेंट क्लाउड पाई जाती है, इसकी हाइट होती है 88 किलोमीटर तक। फिर आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर में एक डी लेयर होती है। डी लेयर नाइट्रोजन N2 के लिए, ई लेयर N के लिए, एफ लेयर O के लिए और जी लेयर O2 के लिए। तो इनके सब क्लासिफिकेशन भी हो गए। फिर ऊपर हमने सिर्फ ई और एफ लेयर देखा था, डी और जी लेयर भी है इसके अलावा, वो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से रिलेटेड ही है। फिर एक्सोस्फीयर हो गया। इसी के साथ हमारा स्ट्रक्चर और कंपोजिशन वाला पार्ट, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन वाला पार्ट पूरा हो गया एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट हम इंसोलेशन और हीट बजट से रिलेटेड टॉपिक करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ऊपर जो नोट्स दिए गए इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।